तो क्लास अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें किन किन तरीकों से प्राप्त हो सकती है, कैसे कैसे हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अब हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो कहता है कि जो मौर्यन डायनेस्टी है, मौर्य साम्राज्य है, इनका इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों ने अलग अलग प्रकार के सोर्स का यूज किया है। सोर्स तो इनके द्वारा कौन कौन से सोर्स का यूज किया गया था, आपके इस किताब में कुछ लिमिटेशन दिए गए हैं। जैसे कहता है कि इनके समय में जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से मूर्ति कला का इस्तेमाल किया गया। जो यहाँ पर स्टैच्यू बनाई गई थी, उनकी जानकारी के माध्यम से इन्होंने अध्ययन किया है और इन्होंने मौर्य साम्राज्य को दोबारा से लिखने का काम किया। इसके लिए वो लोग कुछ किताबों की भी सहायता लेते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया एक व्यक्ति जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसके द्वारा लिखी गई किताब इंडिका से जानकारी प्राप्त की जाती है। और इसके साथ साथ एक और व्यक्ति आया था जिसका नाम था कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। हाँ, इसके इसके माध्यम से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही को बोला गया था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि एक्चुअल में चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री के रूप में किसे स्थापित किया गया था, तो वो चाणक्य को या कौटिल्य को ही स्थापित किया गया था। मैं बताऊंगा आगे। जो आपको पता होगा, जो धम्म का स्थापना किया गया था, तो धम्म की स्थापना के बाद उसका जो हेड था उसे महामात्य कहा गया था। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कलादेव कहता है साथ ही मौर्य साम्राज्य के शासकों का उल्लेख कुछ जैन और बौद्ध, इसके साथ साथ पौराणिक ग्रंथों में, संस्कृत के कई सारी किताबों में भी जानकारी मिल जाती है। लेकिन मैंने आप लोग को समझा रखा है पहले की क्लास में भी कि हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी की बारे में कई सारे और भी किताबें हैं जहाँ से मिल जाता है। जैसे कि मुद्रा राक्षस की किताब से मिल जाती है, इसके साथ साथ आपको मिल जाता है मिर्च कटिकम से मिल जाता है। ऐसे और भी किताबों से मैंने आपको बताया था जहाँ से हमें इनके बारे में जानकारियाँ विस्तार से पाई जाती है। तो हमारे पास मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करने की कई सारे सोर्स हो गए, कई सारे तरीके हो गए, जिसमें से हमारा सबसे पहला तरीका आता है मूर्ति कला, दूसरा आता है किताबें। किताबों में दो किताबें आपको यहाँ पे लिखी गई है, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका और चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र। इन दोनों किताबों का इस्तेमाल किया गया। अगला आता है जैन और बौद्ध धर्म तथा पौराणिक ग्रंथों से हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। इन सभी के माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में समझने में काफी सहायता मिलती है। अशोक, अब कहता है कि जो अशोक था वो पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए। आपको पता है कि जो कुतुब मीनार में जो पॉलिश किया गया पत्थर है, उसके पत्थर के ऊपर जो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, वह ब्राह्मणी लिपि में जो लिखा गया है वो अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश लिखे गए। मतलब कि उनके जो राजा अपने लोगों को जो संदेश दिया करते थे, ऑर्डर दिया करते थे, उसको उसी किताब में लिखने का काम किया गया है। इसमें कहता भी है कि अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया है। धम्म का प्रचार करने के लिए मौर्य साम्राज्य ने या अशोक ने किसका इस्तेमाल किया है, तो अभिलेखों का इस्तेमाल किया है। अभिलेखों में हमें जानकारी किसकी मिल जाती है, तो अधिकारियों की मिल जाती है और उनके प्रजा की मिल जाती है। मतलब उनके राज्य के लोगों के बारे में जानकारियां हमें इसके माध्यम से प्राप्त होती है। यहाँ पे कहता है कि जो धम्म का प्रचार किया गया, धम्म के प्रचार के अंदर कुछ सिद्धांतों को शामिल किया गया, जिसमें पहला सिद्धांत था कि बड़ों के प्रति आपको आदर रखना है, सन्यासियों ब्राह्मणों के प्रति आपको उदारता का व्यवहार रखना है, सेवकों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना है और दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर करना है। इस प्रकार के सिद्धांतों को इसमें शामिल किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांत क्या क्या थे, या अशोक के धम्म के इनमें से कौन से सिद्धांत नहीं थे या थे। ऐसे क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जा सकते हैं, इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो क्या आपको समझ में आया ये टॉपिक 3.1? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। कहता है मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। लेकिन मौर्य साम्राज्य के प्रशासन से पहले हम अभी थोड़ा सा जो ऊपर पढ़े इसको देख लेते हैं एक बार दोबारा से।
तो अशोक अशोक एक्चुअल में किसका पुत्र था, मतलब किसका पोता था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 321 बीसी में किया था। 321 बीसी के अंदर उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। इसके बाद जब ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है तो इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? इसका जो साम्राज्य था वह वेस्ट में फैला हुआ था, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक, है ना। अब आप मुझे ये बताइए कि जो अफगानिस्तान है वहां पर इसके लिखे गए जो अभिलेख थे वो किस भाषा में लिखे गए थे अभिलेख? और जो अशोक के इंस्क्रिप्शन थे वो अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में या नॉर्थ वेस्ट में किस भाषा में लिखे गए थे? और एक और भी लैंग्वेज था ना, आरामाइक थी और ग्रीक थी और प्राकृत था। आरामाइक, ग्रीक और प्राकृत था। अब प्राकृत लैंग्वेज को देखो, ध्यान देना यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाना चाहता हूँ इस चीजों को, इस वाले पॉइंट को। देखो यदि हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में दो जगह थी, पहला था आपके पास अफगानिस्तान था और दूसरा था आपके पास बलूचिस्तान था। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के दोनों ही क्षेत्रों में हमें तीन प्रकार की भाषाएं मिल जाती है। पहला मिल जाता है प्राकृत मिल जाता है आपके पास, दूसरा मिल जाता है ग्रीक मिल जाता है और तीसरा मिल जाता है आपके पास अरामाइक मिल जाता है, अरामाइक। इस प्रकार से हमें यहाँ पर कुछ भाषाओं की जानकारियां मिल जाती है। अब आपको पता है जो प्राकृत लैंग्वेज थी, प्राकृत लैंग्वेज को ही बाद में ब्राह्मणी लैंग्वेज में लिखा गया था। ब्राह्मणी लैंग्वेज में इसी को बाद में लिखा गया और कुछ किताबें ब्राह्मणी के बाद खरोष्ठी लिपि में पाई गई थी। तो खरोष्ठी और ब्राह्मणी ये दोनों के दोनों एक ही समय काल के माने जाते हैं जो अशोक के दौरान चालू किए गए थे। कोई समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई डाउट है यहाँ तक? तो इस प्रकार से हमने ऊपर बात किया था। अब इसमें देखो एक पॉइंट कह रहा है साम्राज्य का प्रशासन। यदि आपको पूरे डायनेस्टी को चलाना है, रेगुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो मौर्य साम्राज्य ने अपने राज्य के प्रशासन को बेहतर करने के लिए 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र बनाए। पॉलिटिकल सेंटर बनाने का पहली बार काम करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। उसने सबसे पहला जो काम किया, जो सबसे पहली उसने जो प्रमुख राजनीतिक केंद्र बनाए, पॉलिटिकल सेंटर बनाए, उसमें से हमारा पहला आता है पाटलिपुत्र आता है। तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली और सुवर्णगिरी नाम से 4 प्रकार के या 4 तरह के आपके पास साम्राज्य की स्थापना की गई, पॉलिटिकल सेंटर की स्थापना की गई। तो क्लास यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो पॉलिटिकल सेंटर की स्थापना की गई थी वो क्यों किया गया था? तो पॉलिटिकल सेंटर की स्थापना करने का जो मेन शेर था, मेन जो सोर्स था, जो मेन मकसद था वो था कि वो अपने एम्पायर को कैसे और रेगुलेट कर सके और चला सके। इसके लिए उसने सारे काम किए थे और इन सभी के बारे में, मतलब कि इन पांचों जो पॉलिटिकल सेंटर थे इनके बारे में जो जानकारी मिलता है, उल्लेख मिलता है, वह अशोक के अभिलेखों में मिल जाता है। अशोक के द्वारा लिखे गए इंस्क्रिप्शन में हमें इनकी जानकारी मिल जाती है। यदि हम इन सभी इंस्क्रिप्शन का परीक्षण करें, मतलब पढ़ने का काम चालू करें, उन्हें समझने का काम चालू करें, तो कहते हैं कि आधुनिक पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट वाले जो प्रांत थे, इलाके हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, हर स्थान पर एक जैसे हमें कुछ एविडेंस मिल जाते हैं जिसमें एक ही प्रकार के शब्दों का या एक ही प्रकार की लिपियों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे कहता है कि क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एक जैसी रही होगी या नहीं रही होगी, इसके बारे में इनको शंका होता है। क्योंकि आपको पता है कि इनका साम्राज्य बहुत बड़े से इलाकों में फैला हुआ था और इतने बड़े इलाके को रेगुलेट करना काफी मुश्किल था, टफ था। तो ये कह रहा है कि क्या इनके इतने बड़े इलाकों के अंदर इनके द्वारा जो साम्राज्य की स्थापना की गई, बढ़ावा दिया गया, क्या ये कितना सही था, ये कितना गलत था? तो इसमें कहता भी है कि इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। इसे जो हमने बात किया ऐसा संभव नहीं था क्योंकि साम्राज्य में हमने जो बात की, साम्राज्य के अंदर शामिल क्षेत्र बड़े विविध थे, मतलब इनके अंदर डाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन काफी ज्यादा था
और ये अलग अलग प्रकार के थे, जैसे कि अफगानिस्तान का पहाड़ी क्षेत्र, उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र अलग अलग हैं। यदि आप उड़ीसा को इस मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो उड़ीसा में आपको दो टाइप के, दो मतलब कि एक टाइप के इंस्क्रिप्शन है, दो दो जगह पर मिल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं महाशिलालेख कहते हैं, शिलालेख। अब महाशिलालेख की बात की जाए तो भारत में महाशिलालेख कुछ खास जगहों पर पाए गए थे, जो अशोक के दौरान ही चालू किए गए थे। थोड़ा इसको समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा जूम किया है, समझाता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो कलसी, कलसी, ये क्या हो रहा है, जो आप देख रहे हैं कलसी, कलसी उस समय का एक महत्वपूर्ण स्थान था, जहां पर राजाओं के बारे में, उनके लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए अभिलेखों को लिखने का काम किया गया था। ये बड़े बड़े पत्थरों पे लिखे गए थे, और खास करके इसका लोकेशन देखा जाए तो ये आपको पंजाब वाले इलाकों में देखने को मिल जाते हैं। अगला आपका आता है गिरनार, आता है गिरनार जो गुजरात में, सोपारा जो आपके पास महाराष्ट्र में है, सन्नति जो आपके पास महाराष्ट्र में है। इसके साथ साथ आपके पास जो और एविडेंस मिलते हैं वो है जौगढ़ और शिशुपालगढ़। तो जौगढ़ और जो शिशुपालगढ़ है वो एक्चुअल में आपके पास, तो ये उड़ीसा के अंदर पाए जाते हैं। भारत में हमारे पास इस प्रकार के जो महाशिलालेख मिलते हैं उनकी जानकारी काफी कम है, क्योंकि ये काफी कम ही जगहों पर लिखने का काम किया गया था। जिसमें से एक हमारे पास और है, जिसका नाम है आपके पास मनसेहरा, और एक हार के पास सहबाजगढ़ी। तो ये दो जगहों पर आपको नॉर्थ में देखने को मिल जाती है। और अंत में एक मिलता हमारे पास कंदहार। तो हमारे पास टोटल जो महाशिलालेख पाए गए थे वो कुछ इस प्रकार से थे, जैसे कि पहला कंदहार था आपका, पहला आपका था कंदहार, दूसरा था आपका पास मनसेहरा, तीसरा है आपके पास सहबाजगढ़ी, चौथा है कलसी। थोड़ा नीचे चलते हैं तो पांचवा आपके पास है गिरनार है, छठा आपके पास सुपारा है, सातवां सन्नति है, आठवां शिशुपालगढ़ है, और नौवां जो है आपके पास है जौगढ़ है। तो इस प्रकार से आपके पास 9 महाशिलालेख पाए जाते हैं। इसमें यह कहता है कि यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण, मतलब कठोर टफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंट्रोल करना, साम्राज्य की राजधानी मतलब उनके राज्य की राजधानी को और उनके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा होगा। इसी में कहते हैं कि इन केंद्रों का चयन, मतलब इसको कैसे चुना जाता होगा, तो चुनने के लिए उन्होंने बहुत ही ध्यान से देखा कि हमें कहाँ पर कौन सा सेंटर बनाना है या नहीं बनाना है। जैसे कि यदि आप इस मैप में देखोगे तो आपको समझ में आएगा इन्होंने कलिंग के आसपास ही अपने राज्य की स्थापना क्यों किया था। इसके पीछे भी एक रीजन था। पता है कि ये एक पूरी तरह से समुद्री इलाका है, और समुद्री इलाके में सामान्यतः ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऐसे चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। तो जहां जहां आप देख रहे हो गिरनार, सोपारा, ये सभी जगह ऐसी जगह है जहां पर बड़ी मात्रा में बाहर से हमारे सीना को, हमारे एरिया को कवर करने के लिए इसे बनाया गया था, ताकि यहाँ पर हम आसानी से इसे कंट्रोल कर सके और मैनेजमेंट कर सके। इसमें कहता भी है कि तक्षशिला और उज्जैनी, ये दोनों बहुत ही लंबे लंबे दूरी पर स्थापित किए गए थे। तो थोड़ा देखते हैं तक्षशिला और उज्जैनी कहाँ कहाँ पर आपको मिलता है। आप देखेंगे तो तक्षशिला आपको मिलेगा सहबाजगढ़ी के पास मिलेगा, तक्षशिला मिलेगा। उज्जैनी की बात करते हैं तो उज्जैनी आपको मिलते हैं कहाँ पर, मिडिल इंडिया के थोड़ा नीचे आपको मिल जाता है। तो ऐसी जगह पर इसे स्थापित किया गया, और इसे स्थापित करने के कारण बड़ी मात्रा में इनका रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है और कोऑर्डिनेशन काफी अच्छे तरीके से स्थापित किए जाते हैं। इसी में सबसे भारत के साउथ वाले पार्ट, जिसका नाम है सुवर्णगिरी, यहाँ पर पाए जाते हैं, जो सोने के पहाड़ है। ये कर्नाटक में सोने के खादान के लिए उपयोगी था। तो कर्नाटक में जो सोने की खादान, सोने का माइनिंग जो किया गया था, वो किया गया था कहाँ से, सुवर्णगिरी से किया गया था, सुवर्णगिरी। तो क्लास यहाँ तक क्या आपको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है आप लोगों को यहाँ तक? समझ आ रहा है कोमल तुम्हें? हेलो, लगता है कोमल चली गई क्या? तो कहता है कि साम्राज्य, अब हमें इस पूरे डायनेस्टी को, मौर्य डायनेस्टी को कंट्रोल करना है और चलाना है। इसको चलाने के लिए उन्होंने लैंड का और रिवर का, दोनों का ही इस्तेमाल किया। किसके लिए? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, अर्थात ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं कि मौर्य डायनेस्टी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए किन का इस्तेमाल किया गया था।
तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने लैंड का इस्तेमाल किया था और रिवर का इस्तेमाल किया था। और ये लैंड और रिवर खास करके इनकी राजधानी को इनके अलग अलग स्टेटों से जोड़ने का काम करती है, जो यहाँ से पहुंचने में आपको कम से कम 7 दिन या 1 महीने का समय लगता था। यात्री जब जाया करते थे तो अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद ही किया करते थे और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती थी। तो उनकी सुरक्षा करने के लिए खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर सैनिकों की स्थापना की गई और बड़े बड़े राजमार्ग की स्थापना की गई। जैसे कि बात करता है सेना, सुरक्षा का एकमात्र प्रमुख माध्यम इसमें था। और सेना के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में विस्तार से बताया और कहा कि जो मौर्य साम्राज्य की सेना थी उसे 6 उप समितियों में बांटा गया है, जिनमें से एक है आपका नाव का संचालन, नाव को चलाना। दूसरा आता है आपका ट्रांसपोर्ट। तीसरा आता है खान पान, दूसरा आता है यातायात खान पान। तीसरा आपके पास आता है पैदल सैनिक। चौथा आता है घोड़े वाले सैनिक। पांचवा आता है आपके पास रथ वाले सैनिक और छठा आपके पास आता है हाथी। तो इस प्रकार से आपके पास 6 पार्ट में से डिवाइड किया गया था। लेकिन इसके साथ साथ कुछ, हाँ बोलो। मेगास्थनीज ने इन्वेंशन किया था। हाँ बताता हूँ। तो उसने बताया था कि हमारे पास छः छः सब कमेटी होती है और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ अदर भी कमेटियां पाई जाती हैं। तो जो 6 सब कमेटी थी उनके बारे में कहता है कि इनके हर एक के काम अलग अलग थे, जिसमें से पहले का काम था नेवी का काम था। दूसरा था ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। तीसरा था जिसे कहते हैं वेक्यूरी मतलब मिलिट्री के बारे में। चौथा कहता है घोड़े वाले के बारे में। इसके बाद पांचवा कहता है आपके पास रथ के बारे में। छठा कहता है आपके पास हाथियों के बारे में। इस प्रकार की जानकारी मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में बताया। इसमें कहता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण मतलब विभिन्न प्रकार के हथियारों को टूल्स को ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था की गई। तो पहला तो आता है बैलगाड़ी की व्यवस्था की गई थी। किसके लिए? तो टूल्स को या फिर हथियारों को लाने ले जाने के लिए। सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध करना और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना। इन सभी चीजों के लिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या किया गया? तो सब समिति बनाई गई, सब कमेटी को बनाने का काम चालू किया गया। थोड़ा सा यदि हम इस कमेटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कहता भी है कि यहाँ पर कम्युनिटी की, बोलो। जो 6 कमेटी है वो तो मिलिट्री वाली पार्ट हो गई कि मिलिट्री क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ अब देखो 6 कमेटी है। सबसे पहला है तुम्हारे पास कौन सा है? नेवी वाला है। तो नेवी क्या करेगा कि हमारे इंडिया का जो इंडियन ओशन है, अरेबियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, इसे मेंटेन करेगा और उसे रेगुलेट करेगा। तो उनका काम केवल यही था, यदि कहीं पर हमला होता है तो आपको नेवी से हमला करना होगा और नेवी के माध्यम से आपको हम पे बचाव करना होगा या दूसरे पर अटैक करना होगा। इसमें हमारे पास जो दूसरा आता है वो दूसरा आपके पास आता है पैदल सैनिक। हमारे पास ज्यादातर पैदल सैनिक पाए गए थे पहले के टाइम, लाखों में थे, 2 3 4 लाख थे यहाँ पे। तो दूसरा तो बताता है कि यहाँ पर कितने बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोग पाए गए थे, मतलब सेना में थे, इनके बारे में जानकारी मिल जाती है। तीसरा जो हमें मिलता है वो मिलता है यहाँ पर तीसरा पैदल के साथ साथ यहाँ मिलता है यातायात या ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जब लोग जाएंगे तो बड़ी मात्रा में हथियारों को, गोला बारूद को और लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना होगा। इसके लिए इसका ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया गया था। चौथा आपके पास कहता है हाथियों वाली सेना स्थापित की गई, क्योंकि आपको पता ही है कि जो घोड़े वाले होते हैं, जो हाथी वाले होते हैं, वो लोगों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा तेज चल लेते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया। रथ का इस्तेमाल किया गया और हाथियों को बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन हमारे पास जो कुछ सब कमेटी थी जिनका मेन काम था लोगों की जरूरतों को पूरा करना, बेसिक जरूरतों को पूरा करना, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ऐसी चीजों को पूरा करने के लिए इन्हें बनाया गया था। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए प्रयास किया और उन्होंने धर्म का प्रचार किया, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक हम युद्ध करते रहेंगे तब तक हमारे राज्य का विस्तार होता तो रहेगा लेकिन शांति की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसीलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए, कोई बाहर से हमला ना करे, जैसा है वैसा बनाए रखने के लिए इन्होंने धर्म का प्रचार किया। और यदि हम बात करते हैं धर्म के प्रचार के बारे में तो थोड़ा ध्यान देना कि धर्म के प्रचार के संबंध में कई सारी बातें हमें देखने को मिल जाती है।
जैसे कि आप देखोगे धर्म के प्रचार के बारे में कहा जाता है कि धर्म का जो सिद्धांत है, धर्म के जो सिद्धांत है बहुत ही ज्यादा इजी है और ये सभी लोग आसानी से मान सकते हैं। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। मतलब धर्म के माध्यम से कहा जाता है कि जैसा आप काम करोगे इस संसार में वैसा ही आपको अगले जन्म में फल मिलने वाला है, और ये जानकारी इन्हीं के चीजों से मिल जाती है। इसी के लिए यहाँ पे कहा गया कि धर्म के प्रचार करने के लिए एक व्यक्ति को डिसाइड किया गया जिसका नाम था आपके पास महामात्य नाम से एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई, जो इनके कामों को देखेगा, समझेगा और आगे बढ़ावा देने का काम करेगा। कोई डाउट है यहाँ तक आप लोगों को? अगला आता है कि मौर्य डायनेस्टी कितना इंपॉर्टेंट थी। तो मौर्य डायनेस्टी के इंपॉर्टेंस की यदि बात करें तो इंपॉर्टेंस के लिए इनके सेनाओं के बारे में, इनके काम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो कहता है 9वीं सेंचुरी के लिए हम बात करें, 9वीं सेंचुरी, इस समय इतिहासकारों ने भारत के एशियन टाइम के इतिहास को लिखने का काम चालू कर दिया था। और यहाँ पे कहा भी जाता है कि मौर्य डायनेस्टी की यदि बात करते हैं तो इनका इतिहास एक प्रमुख काल, एक इम्पोर्टेंट टाइम के लिए माना जाता है। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे और एक हमारा कंट्री जो था वो कॉलोनी था, किसी का उपनिवेश था, किसी का देश बन चुका था। 19वीं सेंचुरी के शुरुआती टाइम में और 20वीं सेंचुरी के अर्ली टाइम में भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक विशेष प्रकार की संभावना और चुनौती मिलती है, जो उनको उत्साहवर्धक और बढ़ावा देने का काम करती है, ताकि वो और ढूंढे, समझे, देखें और उसके बारे में रिसर्च करें। साथ ही इन लोगों ने मूर्तियों को, स्टैच्यू को, मौर्य काल की सभी पुरातात्विक वस्तुओं को अद्भुत कला के प्रमाण के रूप में माना गया, क्योंकि जो चीजें हमें आज के समय में मूर्तियां पहले के टाइम के जो मिल जाती हैं अब वो आपको देखने को नहीं मिलती। इसी समय इतिहास को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेख हो सकते हैं, और इनमें से उन्हें ये लग रहा था कि राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन था। पश्चिमी शासक के साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा वित्तीय मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस को जूझता है, और इन्हीं के साथ साथ बड़ी उपाधियां भी प्राप्त करता है और अपने आप को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए कोई सर इसमें कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं है कि 20वीं सेंचुरी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को ही प्रमाण के तौर पे माना। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत के जो पॉलिटिकल थिंकर थे वो इंडियन पॉलिटिक्स के लिए किसे इंपॉर्टेंट मानते थे, तो वो मानते थे बुद्धिस्ट को। बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट हुआ करते थे ना, वो इन लोगों के द्वारा काफी बड़ी मात्रा में माना गया और इन्हें अपनाने का काम चालू किया गया था। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, तो ये साम्राज्य मात्र 150 साल, मतलब इसका टोटल जो टाइम पीरियड होता है वो 150 सालों तक होता है, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे से इतिहास में याद किया जाता है। इसके साथ साथ यदि आप टेबल 2 को पढ़ोगे तो उसमें मौर्य साम्राज्य के उपमहाद्वीप के बारे में बताया गया है, जिसमें कहता है कि मौर्य साम्राज्य की सीमा, मौर्य साम्राज्य को सीमा हुआ करती थी, बाउंड्री हुआ करती थी, वह एक समान नहीं थी। कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है, कहीं पे कम है तो कहीं पे खाई है, कहीं पे खाई है तो कहीं पे पहाड़ है। ऐसे ऐसे सूचन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि 22 BC के टाइम आते आते उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट के अंदर कई भाग में कई नए नए राजा और रजवाड़ों की स्थापना होना चालू हो जाती है। तो भारत में राजे और रजवाड़े की जो स्थापना की चालू होती है वो आपको उसी समय होती है जब यहाँ पर बड़ी मात्रा में इनके द्वारा अपने राज्य की स्थापना कर दी गई, अर्थात दूसरे राज्यों की स्थापना करने का काम चालू किया गया था। तो कोई डाउट यहाँ तक आप लोग? चलो मैं इसको ना थोड़ा रिकॉर्ड करके आपको और डाल दूंगा इसमें, ठीक है? आज यहीं पर रहने दो उसको मैं भी, थोड़ा कुछ काम याद आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ना एक काम है, बच्चों का काम है, उसको पूरा कर दूं।